बैठो बैठो बैठो, नींद खुल गई सुबह? सीपीपी है ना सबके पास? चल स्टार्ट किया जाए। पहली बात तो साथ में तुम्हारा भी, मतलब मैं तो पढ़ाऊंगा ही, साथ में तुम लोग को भी मेरे साथ कोऑपरेट करना है। जो चीज अपने को, देखो अपन थ्योरी पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से अपन थ्योरी रिवाइज करेंगे, है ना। तो इतना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस तो जानते होगे, है ना। तो साथ में अपन बढ़िया मजा के पढ़ेंगे, पूरा क्लास की एनर्जी मेंटेन रहना चाहिए, तब मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है बच्चों, स्टार्ट किया जाए कहानी। तो पहले क्वेश्चन के पहले अपन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस पढ़ लेते हैं बच्चों। कोई रिएक्शन है 2A + 3B गिव्स 4C। बताओ बच्चों, ए और बी के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस डिफाइन होगा या रेट ऑफ अपीयरेंस? साथ में बोलना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अरे भाई, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या लिखूंगा मैं, बताओ? -dA/dt या +dA/dt? अरे डिसअपीयर हो रहा है ना, -dA/dt। अच्छा बच्चों ये बताओ, ए की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है कि नहीं? है कि नहीं? तो dA/dt की वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव? नेगेटिव आएगी। मतलब रेट हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है क्या? हमने बोल दिया ए डिसअपीयर हो रहा है, हमने क्या बोला? ए डिसअपीयर हो रहा है, तो अब उसका केवल मैग्नीट्यूड ही बताओगे ना, है कि नहीं? ये थोड़ी बोलोगे -5 की रेट से डिसअपीयर हो रहा है, 5 की रेट से क्या हो रहा है? डिसअपीयर हो रहा है। क्लियर है फंडा तुम्हें? अरे बताओ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी क्या लिखूंगा बच्चों? -dB/dt। बेटा सी के लिए क्या डिफाइन होगा? वेरी गुड, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। अरे क्या लिखोगे? +dC/dt। अरे इनमें रिलेशन जानते हो कि नहीं? क्या जानते हो? -dA/dt अपॉन, अरे एक 2, है कि नहीं, इज इक्वल टू -dB/dt अपॉन, वेरी गुड, प्लस dC/dt अपॉन 4। अरे पहला क्वेश्चन होगा क्या तुमसे? जल्दी खटाक से कर लो भाई। कंप्लीट क्या? पक्का आंसर क्रॉस चेक कर लो, आंसर की है? इतना तो अपन समझ गए, है ना, सीधी सी बात। इससे भी क्वेश्चन हो जाता है, कई बार क्या करता है वो, आपको मास से रिलेट करवा देगा, है कि नहीं। अब देखो सपोज क्या हुआ, कंसंट्रेशन के टर्म्स में आ गया वो, है ना। कंसंट्रेशन को क्या लिख सकते हैं? मोल बाय वॉल्यूम। कंटेनर का वॉल्यूम या सॉल्यूशन का वॉल्यूम तीनों के लिए सेम है। अब मोल को मास में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? मोल को मास में कन्वर्ट करना है, इनटू मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना, तो मास के बीच में भी रिलेशन आ जाएगा। अरे समझ पा रहे हो? किसी को डाउट है क्या इस पे? सिंगल बंदे को डाउट है तो पूछ लेना। देखो पहली बात, डाउट रोकना नहीं है, ठीक है, शर्माना नहीं है। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, अपना डाउट क्लियर नहीं करते हैं, ठीक है। डाउट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना आप इन चीजों से नहीं सीखोगे, उतना अपना डाउट क्लियर करके सीखोगे। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आपको? पक्का? आगे बढ़े बेटा। रेट लॉ क्या करता है? कोई बता सकता है रेट लॉ क्या करता है? रेट लॉ रेट ऑफ रिएक्शन को रेट कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से रिलेट करता है। क्लियर है बच्चों? सही मायने में तो यहां क्या आता था पता है? एक्टिव मास ऑफ ए की पावर x, एक्टिव मास ऑफ बी की पावर y। ये एक्टिव मास क्या है? ये एक्टिव मास क्या है? हर किसी के लिए मोलैरिटी नहीं होती, हर किसी के लिए मोलैरिटी होती ऐसी क्वांटिटी। अब देखो कोई भी अपना केमिस्ट है, रिएक्शन कर रहा है लेबोरेटरी में, है ना। अब वो रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना चाह रहा है। एक्सपेरिमेंटली उसने रेट ऑफ रिएक्शन पता करा, बैठा रहा होगा 3-4 घंटे, देख रहा होगा
कितने टाइम में कंसंट्रेशन का अमाउंट उसने पता किया, कितने टाइम में कितना अमाउंट से कंसंट्रेशन चेंज किया, वही रेट होती है कि नहीं। अब उसने देखा कि यार कब तक हम बार बार एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, है कि नहीं, कब तक एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। तो अपन यही तो करते हैं, ऑब्जर्वेशन को एक मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि बार बार हमको एक्सपेरिमेंट ना करना पड़े। कभी देखा कि भाई, अब देखो उसने एक थ्योरेटिकल रिलेशन डिफाइन कर दिया इस तरीके से, एक्टिव मास ऑफ ए की पावर एक्स, एक्टिव मास ऑफ बी की पावर वाई, क्लियर है। अब देखा बच्चों उसने कि उसने एक्सपेरिमेंटल रेट देख लिया, मेरी बातें समझ पा रहे हो कि नहीं, उसने एक्सपेरिमेंटल रेट मेजर कर लिया था, यहां कंसंट्रेशन पुट करके देखा, तो उसने देखा जो अपनी थ्योरेटिकल रेट है वो एक्चुअल रेट के बराबर आ गई। कोई दूसरी रिएक्शन करी, वहां कंसंट्रेशन रखा, तो देखा एक्सपेरिमेंटल रेट, सॉरी थ्योरेटिकल रेट एक्सपेरिमेंटल रेट के बराबर नहीं आ रही है। अब क्या करा, उस केस में उसने मोल फ्रैक्शन रख के देखा, किसका, रिएक्टेंट का मोल फ्रैक्शन ए और बी का। अब देखा रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आ गई, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बराबर आ गई। तो इसका कुछ डिफाइंड मीनिंग है ही नहीं। तो अब से हम क्या बोलेंगे, डिसॉल्व्ड आयंस और सॉल्यूट, ये समझते हो वर्ड डिसॉल्व्ड आयंस और सॉल्यूट। अरे जैसे पानी में NaCl हो गया, Na पॉजिटिव हो गया, ये सब क्या डिसॉल्व्ड आयंस और सॉल्यूट है। तो उसके लिए अब हम एक्टिव मास किससे डिफाइन करेंगे बच्चों, बताओ, कंसंट्रेशन से। किससे डिफाइन करेंगे, कंसंट्रेशन से। गैस के लिए अपन क्या ले सकते हैं बच्चों, गैस के लिए अपन कंसंट्रेशन भी ले सकते हैं या फिर पार्शियल प्रेशर। केवल प्रेशर से काम नहीं चलेगा, पार्शियल प्रेशर, क्योंकि यदि कंटेनर के अंदर एक से ज्यादा गैसेस है तो टोटल प्रेशर क्या होगा, सबका समेशन होगा, तो हमें तो ए का पार्शियल प्रेशर रखना पड़ेगा। अरे तुम्हें मेरी बात समझ में आई कि नहीं, पक्का। अगला क्वेश्चन ट्राई करो। ओके, कोई डाउट यहां तक जो कहानी बताई मैंने, पक्का, मजाक तो नहीं कर रहा हूं, पक्का। हाँ अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, सिंपल सी बात है, क्या कौन कौन है यार, क्या है क्वेश्चन, ए और बी है ना, ए की पावर एन बी की पावर एम है, आर क्या देके रखा है बच्चों, के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एन बी की पावर एम। वो छोटे बच्चों वाली मैथमेटिक्स करवा रहा है, ए की कंसंट्रेशन क्या कर दो, डबल कर दो, तो 2 की पावर एन वाला फैक्टर बनेगा, और बी की हाफ कर दिया, 2 की पावर एम वाला फैक्टर बनेगा। अरे यही तो पूछना है मेंस में, इसी टाइप से तो हल्का फुल्का चुटपुटी क्वेश्चन पूछता है वो, समझ रहे हो। स्कोरिंग टॉपिक होता है केमिकल काइनेटिक्स, ये बात दिमाग में रख लो, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, बढ़िया से थ्योरी रिवाइज करो, सीपीपी डीपीपी लगाओ, आपकी नैया पार हो जाएगी। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़े जाए, रेट लॉ की तरफ चलते हैं बच्चों, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, ही सुना है ना तुमने। चलो भाई हेडिंग डालो जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर बच्चों क्या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है क्या? क्यों बेटा, रिएक्शन दो प्रकार की होती है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और एक एलिमेंट्री रिएक्शन। कोई रिएक्शन है बच्चों हमारी ए प्लस बी बी गिव्स सी सी, बहुत फेमस रिएक्शन है, हमेशा काम आती है, जानते ही हो, ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी, हर जगह एग्जांपल के फॉर्म में काम आती है कि नहीं? ठीक है, चलो बच्चों ध्यान से देखिएगा, R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर x बी की पावर y लिख दिया। अब बताओ ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हुई या एलिमेंट्री? बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनना, जो एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रही हो। किससे हो रही हो? एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रही हो। किसी भी रिएक्शन को देख के मैं ये नहीं बोल सकता ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये तो ओवरऑल रिएक्शन लिखी होती है कि नहीं? तो क्वेश्चन हमें खुद बताएगा रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है या फिर एलिमेंट्री। अरे इतनी बात समझ में आई तुम्हें?
बेटा क्या होता है, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यदि ये क्या है बच्चों, पार्शियल ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, ये क्या है पार्शियल ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। क्या बताता है पार्शियल ऑर्डर, यदि एक्स का पार्शियल ऑर्डर क्या बता रहा है, ए की कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट में क्या फर्क पड़ेगा, ये कौन बता रहा है, पार्शियल ऑर्डर। बेटा ऑर्डर क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, किसी भी रिएक्शन को देख के हम ऑर्डर नहीं बता सकते जब तक उसने एलिमेंट्री वर्ड ना बोल दिया हो। बेटा x की वैल्यू यहां पे a के बराबर नहीं है, y की वैल्यू b के बराबर नहीं है, तो जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पार्शियल, ध्यान सुनना, जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पार्शियल ऑर्डर के बराबर ना हो, रिएक्शन क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। यदि बच्चों मतलब रिएक्शन क्या हो गई, कॉम्प्लेक्स। यदि ध्यान से सुनना, मैंने रेट लिख दिया कि कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी, मतलब बच्चों यहां x a के बराबर है, y b के बराबर है, रिएक्शन क्या हो गई, एलिमेंट्री। तो बताओ ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया रिएक्शन का, a प्लस बी। इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी बता सकते हो क्या, a प्लस बी। मोलिकुलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज एटम्स और आयंस। कितने रिएक्टिंग स्पीसीज है इस रिएक्शन में, a प्लस बी। ये बात समझ में आई, क्लियर किया फंडा। तो मैं ये बोल सकता हूं एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए बताओ मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर के बराबर आती है। और कभी नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज जीरो हो सकते हैं क्या, और यदि जीरो ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शन हुई तो ऑर्डर किसके बराबर जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी के बराबर। और मॉलिक्यूलरिटी जीरो पॉसिबल क्या, नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आ रहा, आ गया पक्का। जीरो ऑर्डर में यदि एलिमेंट्री रिएक्शन होगी जीरो ऑर्डर, तो ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी आना चाहिए, है कि नहीं। ऑर्डर जीरो हुआ, मॉलिक्यूलरिटी जीरो, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज जीरो हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अरे ये बात समझ में आ गई, ठीक। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के लिए रिएक्शन के लिए डिफाइन होगा, इंडिविजुअल स्टेप के लिए डिफाइन हो सकता है। हाँ जैसे बच्चों कोई रिएक्शन हो रही है, देखो ध्यान से, ए से डी, सपोज पहले ए जा रहा है, ये ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिखी हुई है। ए से बी पहला स्टेप है, बी से सी पहला स्टेप दूसरा स्टेप है, सी से डी तीसरा स्टेप है। इंडिविजुअल स्टेप के लिए आप क्या डिफाइन कर सकते हो, मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर है। चलो भाई जीरो ऑर्डर पे आ जाए। मेरी सारी कहानी समझ में आ रही है, चाइनीज तो नहीं लग रही लैंग्वेज है, चू चाइनीज तो नहीं लग रहा, पक्का सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। चलो भाई कोई रिएक्शन है जीरो ऑर्डर, ए से बी, टी इक्वल टू जीरो पे इसकी कंसंट्रेशन बेटा ए थी, किसी टाइम टी पे बेटा ए माइनस एक्स बचेगा, ये एक्स बचेगा। तुम्ही ने बताया था रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए अपॉन उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ क्या बच्चों, ए माइनस एक्स। ये ए क्या होता है, किसी टाइम टी पे ए की कंसंट्रेशन। क्लियर है, किसी टाइम टी पे ए की बची हुई कंसंट्रेशन, ना कि रिएक्ट करी हुई। क्लियर है बच्चों। ए बेटा कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन जीरो, तो क्या क्वांटिटी dx बाई dt आ जाएगी, बोलो बोलो, अरे बोलो dx बाई dt। रेट लॉ क्या बोलता है, r इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर जीरो। अरे समझ रहे हो, अरे dx बाई dt की वैल्यू क्या हो गई, अरे कंसंट्रेशन के साथ रेट वेरी नहीं करती और टाइम के साथ कंसंट्रेशन वेरी कर रही है, मतलब टाइम के साथ रेट वेरी नहीं कर रही है। गायब, क्या बोला, नहीं समझ में आया। देखो कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड कर रही कि नहीं, नहीं कर रही, जीरो। तो कंसंट्रेशन चेंज होती रहे, रेट को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टाइम के साथ कौन वेरी कर रही है, मतलब टाइम भी वेरी करते रहे, रेट को कोई फर्क नहीं पड़ता। रिलेट कर पाए क्या, अरे dx बाई dt की वैल्यू क्या है, क्या ये टाइम का फंक्शन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो टाइम के साथ रेट वेरी करने वाली, मतलब ये रिएक्शन सेम स्पीड में चलती रहेगी, ये रिएक्शन सेम स्पीड में चलती रहेगी, है कि नहीं, क्योंकि टाइम के साथ कंसंट्रेशन वेरी कर रहा है, कंसंट्रेशन वेरी करने से रेट वेरी नहीं कर रही।
अब कंसंट्रेशन के साथ टाइम भी बीतता जा रहा है, रेट क्या है, कांस्टेंट। अब बात समझ में आई क्या? पक्का? मतलब रेट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊं तो क्या आएगा बच्चों, कुछ ऐसा आएगा। अरे बोलो, कुछ ऐसा। क्लियर है कि नहीं? कंसंट्रेशन के वर्सेस भी ग्राफ बनाएंगे, रेट का कंसंट्रेशन के साथ भी ग्राफ बना लो तो ये क्या आएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा। फिर कंसंट्रेशन वेरी करने से रेट वेरी नहीं कर रही। बोलो, अरे आवाज आ रही ना? हाँ ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन किसका, फर्स्ट ऑर्डर का है ना। तो थोड़ा थोड़ा मैं जीरो ऑर्डर का नॉलेज देते जा रहा हूं, बाकी और जैसे क्वेश्चन आएगा तो इन्फॉर्मेशन देते जाऊंगा, क्योंकि अब सारी थ्योरी तो नहीं पढ़ सकते अपन, है कि नहीं। कभी भी कोई चैप्टर चले ना, पहले एक बार अपने खुद के नोट्स पढ़ के आ जाना है ना, खुद के नोट्स। कौन कौन पहले कोटा में पढ़ा है? क्या बात, कोई बात नहीं। क्लियर है फंडे सारे? चलो फटाफट फॉर्मूला बोले। टी हाफ का फॉर्मूला क्या आता है बच्चों यहाँ पे, a/2 के, ये आता है क्या बच्चों? ये A इनिशियल कंसंट्रेशन होती है क्या? ये A इनिशियल कंसंट्रेशन होती है क्या रिएक्टेंट की, है कि नहीं? मतलब मैं जितना ज्यादा इनिशियल कंसंट्रेशन ले लूं, टी हाफ की वैल्यू क्या आएगी, उतनी ज्यादा आएगी। अरे रिएक्शन की स्पीड सेम है, तुमने ज्यादा अमाउंट ले लिया तो ज्यादा टाइम लगेगा। अरे तुम्हारी स्पीड सेम है कार की, 200 किलोमीटर चलना है तो आधा कवर करने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा, 100 किलोमीटर चलने में कम टाइम लगेगा। समझ पा रहे हो? क्योंकि टी हाफ किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन में, स्पीड कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, है कि नहीं? समझ गए ना? क्लियर है फंडा? मतलब यहां पे टी हाफ किसका फंक्शन है बच्चों, मतलब कंसंट्रेशन पे, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। टी हाफ वर्सेस ए का ग्राफ क्या आएगा बच्चों, कुछ ऐसा आ जाएगा। अच्छा, 0 से 50 किलोमीटर चलने में जो टाइम लगा, 50 से 100 चलने में भी उतना टाइम लगेगा? अरे लगेगा, स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड क्या है, समझ पा रहे हो मेरी बात? पक्का? तो मतलब टी कंप्लीशन को 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ लिख दूं क्या? अरे लिख सकता हूं, स्पीड कांस्टेंट है ना बच्चे, है कि नहीं? ये वैल्यू क्या आ जाएगी, A/K आ जाएगी। अरे सारी बात समझ में आई? पक्का? वेरी गुड बच्चों, ध्यान से देखना। A B में कन्वर्ट हो रहा है, बोल के रखा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, T इक्वल टू 0 पे इसकी कंसंट्रेशन A है, किसी टाइम T पे बच्चों A माइनस कितनी बचेगी? अच्छा, रेट लॉ क्या आता है जीरो ऑर्डर का, AT इक्वल टू A0 माइनस KT, यही आता है क्या? A0 इनिशियल कंसंट्रेशन है क्या? AT क्या है, A की बची हुई कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T। क्लियर है फंडा? बच्चों A माइनस KT लिख दूं क्या? अरे बची हुई कंसंट्रेशन A माइनस KT, टाइम T और बिता दो, मतलब इनिशियल टाइम से आपने 2T टाइम तक चेक किया, कितनी कंसंट्रेशन बचेगी, A माइनस 2KT। इनिशियल टाइम से टाइम आप वेरी करवाओ 3T तक, तो कितनी कंसंट्रेशन बचेगी बेटा? इसके डिफरेंस, इसके बीच में डिफरेंस माइनस KT का है क्या? इसके बीच में डिफरेंस माइनस KT का है क्या? मतलब ये टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है क्या? एट इक्वल टाइम इंटरवल द रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A is in AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सुबह सुबह अंग्रेजी स्लिप हो रही है, ठीक है? समझ गया क्या ये बात? देखो यहां से यहां कितना टाइम बीता था T, तुम टाइम T और बिताओ तो क्या होगा, A माइनस 2KT बचेगी। तो देखो इक्वल टाइम इंटरवल में रिएक्टेंट की बची हुई कंसंट्रेशन किसमें है बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, विथा कॉमन डिफरेंस ऑफ माइनस KT। समझ गए? बस यही तो समझना था, ठीक है? क्लियर है फंडा? किसी को डाउट हो तो पूछ लो यार। क्यों भाई, समझ में आ रहा है? पक्का? देखो अभी स्टार्टिंग में सब फुल एनर्जी में रहते हैं ना, धीरे धीरे सबका, अभी शायद सब लोग घर से ही आए होंगे,
है ना, धीरे धीरे नींद फिर नहीं खुलेगी, फिर क्लास में सोना चालू होगी, पहली क्लास में सोगी, दूसरी में सोगी, फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब कंप्लीट हो जाएगी तब आओगे। तो समझ रहा हूँ ना क्या कहना चाह रहा हूँ। ये मोमेंटम लूज मत होने देना। सबकी तैयारी में ही होता है, स्टार्टिंग में सब एनर्जेटिक रहते हैं, लेकिन जब तक इस एनर्जी को मेंटेन करके नहीं रखोगे तब तक मजा नहीं आएगा, है कि नहीं। तो 4 महीने हैं अपने पास, है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट फुल एनर्जी से देंगे। देखो कभी भी ना अपने एफर्ट्स पे भरोसा रखा करो, है ना, स्कोर्स से जज मत करो। तुम रात को सो तो इतना सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि आज मैंने जो किया वो प्रोडक्टिव किया। समझ रहे हो मेरी बात। तो रिजल्ट की चिंता मत करो, फ्यूचर में जीना छोड़ दो, आज जो किया उसके भरोसे जियो, ठीक है। तो आज इतने एफर्ट्स कर लेना, आज जाके सो तो इतना अपना काम कर लेना, डीपीपी सीपीपी कंप्लीट हो जाए और सुकून की नींद आएगी कि केमिकल काइनेटिक्स मेरा पूरा हो गया। समझ रहे हो। तो स्टेप बाय चीजें होती है। अपन सोचेंगे यार इतने सारे चैप्टर करने हैं, तो सोचते ही रह जाएंगे, और किसी सोच में डूबो तो सोचते रह जाते हो। पर्सनल एक्सपीरियंस होगा तुम्हारा, है होगा, है कि नहीं। तो अपने को आज पे फोकस करना है, बाकी सब बढ़िया हो जाएगा। बाकी ज्ञान तो हम लोग देते रहते हैं, फिर बाद में ज्ञान भी बेकार लगने लगता है। अरे यार डेली डेली भाई, मिटा दूं क्या? ये तो जानते ही हो तुम लोग, कुछ कुछ देख लो, कुछ स्पेशल मिल रहा हो तो। लगता नहीं है मेरे को, है कि। चलो फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बात करें। डायरेक्ट रेट लॉ लिख दूं क्या? बहुत क्वेश्चन है अपने पास, जल्दी करना है। हाँ भाई देखो, ए से बी बोल दिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। टी इक्वल टू 0 पे इसकी कंसंट्रेशन ए, किसी टाइम टी पे क्या होगी, ए माइनस एक्स। रेट लॉ क्या कहता है, या सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए अपॉन इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, है कि नहीं बच्चों? अरे बोलो यार साथ में यार, ठीक है। माइनस डी बाई डी टी ऑफ क्या, ए माइनस एक्स। समझ पा रहे हो? क्या ये dx बाई डी टी आएगा? फिर एनर्जी डाउन। R इज इक्वल टू क्या होता है, K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर क्या आएगा, 1। वेरी गुड। ये क्या है, dx बाई डी टी आ गया। ये A क्या होता है बच्चों, A की बची हुई कंसंट्रेशन टाइम T पे। क्लियर है? इसको A माइनस एक्स लिख दूं, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, 1 बाई टी ln ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स। समझ गए क्या? K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बाई टी ln ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी। ए टी क्या है, ए की बची हुई कंसंट्रेशन टाइम टी पे, ए नॉट क्या है बच्चों, इनिशियल कंसंट्रेशन। मतलब यहां पे ये क्या रेट ऑफ रिएक्शन लिखा हुआ है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है क्या? अरे ए माइनस एक्स की वैल्यू टाइम के साथ कम हो रही है या ज्यादा हो रही है? अरे ए का तो अमाउंट टाइम के साथ क्या होगा, कम होगा, ए डिसअपियर हो रहा है, तो मतलब रिएक्शन की स्पीड भी टाइम के साथ स्लो हो जाएगी। अरे समझ रहे हो? पक्का? मतलब अब रिएक्शन की स्पीड स्लो होती जा रही है, तो इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में इनफिनाइट टाइम लगेगा क्या? सीधी सी बात, जितना कम कंसंट्रेशन बचेगी उतना और स्लो हो जाएगी रिएक्शन। अच्छा बच्चों बताओ, dx बाई डी टी वर्सेज ए माइनस एक्स ग्राफ बनाना है, ये डिक्रीजिंग आएगा या इंक्रीजिंग आएगा? गलती हो गई, मैंने टाइम के वर्सेस ग्राफ नहीं बनाया, ए माइनस एक्स के वर्सेस बनाया है, और टाइम के साथ ए माइनस एक्स की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन मैं तो ए माइनस एक्स के साथ बना रहा हूं ना। जितना ज्यादा ए माइनस एक्स रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा रहेगी, लेकिन टाइम के साथ ए माइनस एक्स क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो रेट क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। समझ में आया? ये कंफ्यूजन होता है कि नहीं? ए माइनस एक्स के साथ ग्राफ बनाया मैंने, ए माइनस एक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी इनिशियली, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगी। हाँ, टाइम के वर्सेस बनाता तो क्या था, डिक्रीजिंग ग्राफ आता। समझ गए क्या? क्लियर?
अगला क्वेश्चन ट्राई करना जरा। टी आप जानते हो ना यहाँ कितना आता है, ln2/k। मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता टी हाफ, कितना ही ले लो हाफ लाइफ तो वही रहेगी, है कि नहीं। कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो सकते हैं, है ना, वैसे एग्जाम में एलन वगैरह की वैल्यूज देख के रहता है, और अपन भी इंटेलिजेंट लोग हैं, पहले से दे दिया है। हो गया। चले आगे करूं। ए गैसेस किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, जैसे कंसंट्रेशन से रिलेट कर सकते हैं वैसे प्रेशर से रिलेट कर सकते हैं, मैंने बताया था आपको, है कि नहीं, कर सकते हैं ना, अरे कर सकते हैं कि नहीं। टी इक्वल टू 0 पे इसका प्रेशर मान लो कुछ देके रखा है क्या, 20 टॉर देके रखा है, जैसे कंसंट्रेशन इनिशियल रखते थे वैसे इनिशियल प्रेशर रख दिया, कोई दिक्कत क्या। किसी टाइम टी पे क्या होंगे बच्चों, अब क्या बोलेंगे, एक्स प्रेशर इसका कम हो गया, कोई डाउट नहीं है यार इसमें, है ना, मेरे ख्याल से तो प्रेशर से रिलेट कर सकते हैं, है कि नहीं बच्चों। ये इसका प्रेशर x बन गया, इसका 2x बन गया, क्या बोला है, आफ्टर 10 सेकेंड टोटल प्रेशर ऑफ गैसेस मिक्सचर वाज 40 टॉर। मतलब टोटल प्रेशर किसकी वजह से होगा बेटा, कंटेनर के अंदर ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है, तीनों मिलके क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे। नहीं समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया, आ गया, ठीक। तो क्या होगा 20 माइनस एक्स प्लस 2x की वैल्यू क्या ले सकता हूं बच्चों, क्या देके रखा है, टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम टी 40 देके रखा है। अरे उड़ा दूं क्या, अरे बताओ x की वैल्यू 10 आ गई क्या, क्लियर है फंडा। तो जैसे अपन k इक्वल टू 1/t ln ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स लिख सकते थे, वैसे क्या लिख सकता हूं अपन 1/t ln ऑफ p नॉट अपॉन p नॉट माइनस एक्स। p नॉट क्या है, a का इनिशियल प्रेशर, और p नॉट माइनस एक्स क्या है, a का बचा हुआ प्रेशर आफ्टर टाइम t। क्लियर है बच्चों, ध्यान से देखिएगा देवी और सज्जनों, 1/10 लिख दूं क्या, ln ऑफ 20 अपॉन 10 लिख दूं क्या, अरे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। टाइम टी किस में, सेकंड में देके रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बोलो कर लोगे प्रेशर वाले क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। ये वाला जादू देखा है क्या, यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगता है, अरे आधी करने में तो टी हाफ ही लगता है। a/2 से a/4 करने में कितना टाइम लगता है, टी हाफ। निकाल सकते हो ना कैसे, k 1/t ln ऑफ, अब मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, a/2 अपॉन a/2 माइनस a/4, इसकी वैल्यू ln2 क्या आएगी, k ही आएगी। बेटा a/4 से a/8 जाने में कितना टाइम लगेगा, टी हाफ, है कि नहीं। अच्छा मैं इसको t 1/4 लिख सकता हूं क्या, t 1/4 क्या है, एक की कंसंट्रेशन उसकी 1/4 करने में कितना टाइम लगा, t 1/4 क्या है, ए की कंसंट्रेशन 1/4 करने में कितना टाइम लगा। अब इसकी मीनिंग कुछ लोग अलग भी कर सकते हैं,
डिपेंड करता है, वो अपन को क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देगा। ए 1/4 डिसअपियर होने में कितना टाइम लगा? हाँ वो तो 2t है, वो तो समझ गए, 2t हाफ है ना। क्या बोल रहा हूं, t 1/4 की एक मीनिंग और हो सकती है, a को 1/4 तोड़ने में कितना टाइम लगा, मतलब a कितना टूटा, a/4। नहीं समझ में आया? एक t 1/4 की मीनिंग क्या हो सकती है, a को a/4 ले जाने में कितना टाइम लगा, है ना, क्वेश्चन की डिमांड जैसी रहे। और एक और की क्या मीनिंग हो सकती है, a को a/4 तोड़ने में कितना टाइम लगा, तो a बचेगा कितना, 3a/4। समझ रहे हो क्या? तो बताओ t 1/4, वो क्वेश्चन अपने को एक्सप्लेन कर देगा। t 1/4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ t हाफ। ये t 1/4 क्या है, a की कंसंट्रेशन 1/4 कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगा। समझ गए? ऐसे बच्चों ये टाइम को क्या ले सकता हूं, t 1/8। t 1/8 क्या है, a को a/8 बचाने में कितना टाइम लगा। क्लियर है? a की कंसंट्रेशन को a से a/8 कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगा, कितना जाएगा बच्चों, 3 टाइम्स ऑफ t हाफ। निकाल के देख लेना, तुम यदि कंफ्यूजन हो रहा ना, इनिशियल को a/4 रखना और x को a/8 रखना, अपने आप आ जाएगा। क्लियर है? हो गया क्या अगला क्वेश्चन? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, है ना। वही रेट लॉ तो लगाना है, 1/t ln ऑफ a अपॉन a माइनस। बेटा कितना टाइम है, 20 सेकेंड, ln ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेस फ्रॉम 1 मोलर टू 0.7 मोलर इन 10 सेकेंड। अच्छा पहले K निकाल लेना। अच्छा कंसंट्रेशन 0.7 कंज्यूम नहीं हुई है, बची है कि नहीं, तो 1/0.7 कर दूं, K आ गया। अगली इक्वेशन क्या करूंगा बच्चों, 1/20 के बाद अपने K आ गया अपना। अब मेरे को A माइनस एक्स की वैल्यू निकालना है, क्या व्हाट वुड बी द कंसंट्रेशन ऑफ A लेफ्ट आफ्टर 20 सेकेंड। तो बताओ 20 सेकेंड के बाद बताओ, इनिशियल कंसंट्रेशन तो 1 थी और अपन 80 निकाल लेंगे। सॉल्व कर लोगे क्या? अच्छा नेक्स्ट 20 सेकंड मतलब 30 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला क्या बोला है, नेक्स्ट 30 सेकंड, नेक्स्ट 20 सेकंड में बताओ, जब 10 सेकंड बीत गए उसके बाद 20 सेकंड के बाद कितनी कंसंट्रेशन एक ही बची है। तो इनिशियल लेवल से कितना टाइम बीत चुका है, 30 सेकंड। इनिशियल लेवल से कितना टाइम बीत चुका है, 30 सेकंड। इस पे किसी को डाउट है क्या? पक्का? अगला क्वेश्चन समझ गया क्या? ये मैंने के पता किया पहले, उसने बोला उसके 10 सेकंड जब हो चुके थे उसके 20 सेकंड बाद क्या करो, ए की बची हुई कंसंट्रेशन पता करो। तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 30 सेकंड तक का टाइम बीत चुका है ना। अगला भी सिंपल है क्या? किसको पहले काइनेटिक्स से डर लगता था, कोई है ऐसा? सच बताना, कोई भी नहीं, सिंपल ही लगता था। हो गया अगला क्वेश्चन? क्या बोल रहा है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम 0.8 टू पॉइंट मोलर इन 15 मिनट्स। द टाइम टेकन, अरे यार सेम क्वेश्चन हो गया ना। k इक्वल टू 1/15। बेटा मिनट इनवर्स में आएगा इस बार, रेट कांस्टेंट है ना, रेट कांस्टेंट की यूनिट तो निकाल लेते हो ना। r इक्वल टू क्या होता है, k कंसंट्रेशन की पावर समथिंग x होता है कि नहीं। तो इसकी तो यूनिट क्या है, मोलर पर सेकेंड या मोलर पर यूनिट टाइम डिवाइड बाय कंसंट्रेशन, जो भी ऑर्डर होगा वो चेक कर लेंगे, अपना रेट कांस्टेंट की यूनिट आ जाएगी, है कि नहीं। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। चलो बच्चों 1/15 क्या आ जाएगा, ln ऑफ 0.8 अपॉन 0.4 आ जाएगा क्या। आप क्या पूछ रहे हो, आप नेक्स्ट तो नहीं बोला इस बार, नहीं टाइम ही निकालना है। तो k आ चुका है मेरा, तो ये t निकालना है। इनिशियल 0.4 था, 0.8 था, अब कितना बचाना है मेरे को, नहीं इनिशियल क्या था 0.1 था, कितना बचाना है 0.025। समझ में आया क्या? सिंपल।
के निकाला जो डेटा देके रखा था। अब पूछ रहा है इनिशियली आप रिएक्टेंट 0.1 लोगे और उसको 0.025 बचा है, 0.025 जब बचा तब तक का आप क्या करो, टाइम निकालो। क्लियर है? बोलो। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करना। तो मैं nth ऑर्डर काइनेटिक्स थोड़ा सा बताऊं, अभी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आ गई है कि नहीं, तो थोड़ा सा nth ऑर्डर काइनेटिक्स जान लें। चलो भाई तुमको ही साथ में बोलना है, तुम जो बोलोगे वो लिखूंगा, गलत बोलोगे तो नहीं लिखूंगा, ठीक है। चलो भाई कोई रिएक्शन है, हम क्या बोल रहे हैं, ए से बी कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रही है, बोलो nth ऑर्डर काइनेटिक्स। t इक्वल टू 0 पे इसकी कंसंट्रेशन क्या लेते हैं अपन, बोलते चलो यार सब साथ में। टाइम t पे कितना बचेगा, क्या लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए अपॉन इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। क्लियर है? ये क्या माइनस डी बाई डी टी ऑफ ए माइनस एक्स आ जाएगा क्या, अरे ए का डिफरेंशिएशन, तो ये क्या dx बाई डी टी बनेगा। रेट लॉ क्या बोलता है, r इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर n, ये dx बाई डी टी आ गया क्या, ये कितना आ गया, a माइनस एक्स की पावर n आ गया। क्या तुम इसे इंटीग्रेट कर सकते हो, क्या आता है बताओ, 1 बाई टी n माइनस 1 अपॉन ए टी की पावर n माइनस 1 अपॉन ए नॉट की पावर n माइनस। समझ गए क्या, यही आ जाएगा, अब समझाऊं क्या इसमें, ठीक है। n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, at क्या है बच्चों, a की बची हुई कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t, बेटा a नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ a। क्लियर, अब होगा क्या, इसका टी हाफ भी बता देता हूं मैं, है ना, लिखो ये पहले। बच्चों इसका टी हाफ आता है, टी हाफ कैसे निकालोगे आप, समझ गए ना, ए टी को ए नॉट बाई 2 पुट कर दोगे, दिख रहा है सामने, है ना, 1 अपॉन के एन माइनस 1 2 की पावर n माइनस वन अपॉन ए की पावर n माइनस 1। ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है, ये टी हाफ। अच्छा ये इक्वेशन में अपन 1 पुट नहीं कर सकते ना, मैथ से तुम जानते हो, डेनोमिनेटर को अपन 0 नहीं कर सकते, मतलब ये जीरो ऑर्डर, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ के लग जाएगा ये फॉर्मूला, है ना। कुछ लोग पहले चिल्लाते रहते थे सर ये आप nth ऑर्डर सेकंड ऑर्डर क्यों करवा रहे हो, इस बार एनटीए में देखना डले हुए nth ऑर्डर से क्वेश्चन, तो जेई का भरोसा नहीं रहता। अब सिंपल, यदि आपको रेट लॉस ने लिखना सिखाया है तो क्या वो आपसे nth ऑर्डर के लिए इंटीग्रेशन नहीं करवा सकता, क्या करवा सकता है, कौन सी बड़ी चीज है ये, है कि नहीं। जल्दी अगला क्वेश्चन करो, टाइम कम है अपने पास। ये मिटा दूं क्या, लिख लिया ये,
the rate equation for the reaction 2a plus b gives c, it is found to be rate is equal to k concentration of a की पावर 1 b की पावर 1. तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया बच्चों? सेकंड. द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन ऑफ दिस रिएक्शन, यूनिट ऑफ के मस्ट बी सेकंड इनवर्स, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है. ये गलत हो गया? नहीं समझ में आया? आ गया ना? R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन की पावर 2 कर लोगे यार, है ना? ये मोलैरिटी पर सेकंड होता है, के मोलर स्क्वायर होता है, ये कर लोगे अब, है कि नहीं? टी हाफ इज अ कांस्टेंट. बेटा टी हाफ का अभी हमने फॉर्मूला देखा, 1 अपॉन के एन माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन ए की पावर n माइनस 1. बेटा n की वैल्यू 2 रखोगे तो a तो आ रहा है ना इक्वेशन में, तो कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करेगा टी हाफ, है कि नहीं? वैल्यू ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C इज ट्वाइस द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A. ये भी गलत लग रहा है क्योंकि माइनस dA बाई dt अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? dC अपॉन dt अपॉन 1. तो ये तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A के हाफ आ रहा है, गलत. वैल्यू ऑफ K इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B. कैसे आ तो रहा है? डिपेंडेंट आ रहा है ना, डिपेंडेंट. तो ये तो चारों गलत हो गए. अरे देवियों और सज्जनों, के डिपेंड करता है किस पे? ओनली ऑन टेम्परेचर. के कंसंट्रेशन में कब से डिपेंड करने लगा? के किस पे डिपेंड करता है? सर इस इक्वेशन से तो आ रहा है. गजब बात कर रहे हो. इसलिए मैथमेटिक्स भी एक हिसाब से लगानी चाहिए केमिस्ट्री में, है कि नहीं? बेटा यदि ये 80 वेरी कर रहा है, A0 यदि आप कुछ पुट करोगे तो उस हिसाब से टाइम भी तो वेरी कर रहा है. ये वैल्यू अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करेगी कि के क्या रहे? कांस्टेंट. के किस पे डिपेंड करता है? स्टार मार्क कर लो इस स्टेटमेंट को. अगला क्वेश्चन करो जल्दी से. हो गया क्या? T1/4 कैन बी टेकन एज द टाइम फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू ड्रॉप टू 3. मैंने बोला ना अपन T1/4 को ये भी ले सकते हैं. याद है हमने कैसे डिफाइन किया था? A/4 बचे कितना टाइम लगेगा? A को A/4 ले जाने में कितना टाइम लगा? अब यहां पे क्या बोल रहा है? T14 का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू ड्रॉप टू 3/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू. मतलब यहां पे डिकम्पोज कितना हुआ है? वो 1/4. समझ में आ रहा है? स्टेटमेंट को समझ पा रहे हो ना आप? ठीक है. तो देखो बच्चों, T1/4 इफ द रेट कांस्टेंट, ठीक है, T1/4 K इज इक्वल टू 1 अपॉन T1/4 ln ऑफ A अपॉन कितना बचाना है A को? 3A/4. कर लोगे क्या? क्लियर है फंडा? यदि T1/4 का ये बोलता है कि ये इतना टाइम है A को A/4 ले जाने तक, तो फिर वो क्या बन जाता? A अपॉन A/4 बन जाता. समझ गए क्या? चल अगला क्वेश्चन देखो. कभी भी तुमसे रेट की वैल्यू पूछे ना कि किसी टाइम टी पे रेट की वैल्यू क्या थी, तो अपने को एक ही रिलेशन याद आना चाहिए, के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स, है ना? किसी भी क्वेश्चन है, कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, आपसे पूछा जाए
कि इस टाइम टी पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या थी, तो लोग घबरा जाते हैं उस समय। तो आपको ये इक्वेशन याद आना चाहिए। उस समय आप एक ही कंसंट्रेशन निकालोगे जिस टाइम टी पे रेट पूछा है, ऑर्डर आपको पता होगा, के पता होगा, रेट निकाल लो। क्लियर है? ये रिलेशन पे कई बार बहुत काम आता है, रेट निकालने के काम में किसी इंस्टेंट पे। कई लोग एवरेज रेट निकालना चालू कर देते हैं, बड़ा टाइम इंटरवल लेते हैं। हमसे तो वो क्या पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस रेट पूछ रहा है। समझते हो ना, रेट दो प्रकार की होती है, एक जस्ट इंस्टेंट पे डिफाइन होती है इंस्टेंटेनियस रेट, और एक बड़े टाइम इंटरवल में डिफाइन होती है कि एवरेज रेट। हो गया अगला क्वेश्चन, कौन सा आएगा बच्चों? बेटा टी हाफ तो डिपेंड करता है जीरो ऑर्डर का, इनिशियल कंसंट्रेशन A/2 के होता है कि नहीं, और x की वैल्यू KT होती है, मतलब x क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो बताओ कंसंट्रेशन ऑफ B वर्सेस टाइम t कितना आएगा बच्चों? कुछ ऐसा आएगा, है कि नहीं। dV/dt, बेटा रिएक्शन की स्पीड तो टाइम के साथ कांस्टेंट रहती है, तो dV/dt कहीं ना रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेट करता है dV/dt, तो वो क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B है कि नहीं। बस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का तो अंतर रहता है कि नहीं। तो B भी गलत हो गया, C भी गलत हो गया। T3/4 कैसे निकालोगे बताओ? अपने पास क्या रेट लॉ है, AT इक्वल टू A0 माइनस KT। अब ये 3/4 को ये मान लेते हैं कि 3/4 रिएक्टेंट क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, जो भी कह रहा है अपने को पता नहीं है T3/4 क्या बोल रहा है कि नहीं। तो यदि 3/4 कंज्यूम हो जाएगा तो कितना बचेगा, A0/4। A का फंक्शन तो आएगा, सही बात है ना। तो T3/4 A0 का फंक्शन तो आएगा, तो किसी तरीके से ग्राफ आ रहा होगा, आ रहा है क्या, है कि नहीं। माइनस A0 इज इक्वल टू माइनस KT, तो ये आ गया कितना, 3/4 A0 इज इक्वल टू KT, है कि नहीं। आ तो रहा है, समझ गया क्या? चलो अगला क्वेश्चन देखो। यार ऑर्डर मेंशन करके नहीं रखा ना, यूनिट देख के पता करो, यूनिट देख के पता करो, ठीक है। जीरो ऑर्डर है क्या ये, है ना, ठीक है। बच्चों ध्यान से देखना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है, किसी को पता है? ये रेट कांस्टेंट नहीं देके रखा, रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए देके रखा है। तो जब भी देखो बच्चों इस टाइप से रिएक्शन हो रही है, ए जा रहा है बी में, है ना, तो अपन क्या लिखते हैं बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन को माइनस dA/dt अपॉन ए, ये लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, है कि नहीं। अब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 नहीं है, ए है, तो बच्चों ये क्या लिखते हैं अपन, माइनस d/dt ऑफ a माइनस एक्स अपॉन ए, ये लिखते क्या अपन, इसको कुछ m लिख लेते हैं ना, वो एक सेम हो जाएगा, अपॉन m आ जाएगा, है कि नहीं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये क्या जाता, ये जाता 1/m dx/dt। फिर मैं रेट लॉ लगाता r इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर x, या फर्स्ट ऑर्डर रहे तो a की पावर 1, है कि नहीं। तो देखो ध्यान से देखो क्या बनता है, ये 1/m इंटू dx/dt, ये क्या है, रेट कांस्टेंट है, ये क्या है बच्चों, रेट कांस्टेंट, और यहां पे लिखता है k इंटू ए। तो इस बार हमारा ना जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ बनता है ना बच्चों, वो क्या बनता, k नहीं आता, k इंटू एम आता बच्चों, क्या आता, k इंटू एम, k की जगह क्या जाता, k इंटू एम आ जाता, 1/t ln ऑफ a0 अपॉन at, ये आ जाता बच्चों, समझ पाए क्या। वो m का फैक्टर उधर जाके मल्टीप्लाई होता,
तो इस बार यहां पे रेट कांस्टेंट नहीं है, ये क्या है, डिसअपीयरेंस कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू, डिसअपीयरेंस कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ए। नई बात समझ में आई क्या, बोलो। ये रेट कांस्टेंट नहीं है, ये केडी आया है, केडी की वैल्यू क्या आई, के इंटू एम। ये क्या है, डिसअपीयरेंस कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ए। क्लियर है फंडा, क्योंकि देखो ये 1/m वाला फैक्टर आ रहा था, रेट कांस्टेंट तो ये होता है ना, ये m उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, है कि नहीं, समझ रहा हो। क्योंकि देखो मैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए लिखता ना, माइनस डी ए बाई डी टी को अपन लिखते के डी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये क्या लिखा है मैंने, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं लिखा, ये क्या लिखा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर समथिंग होता है, वैसे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रेट कांस्टेंट की जगह क्या आ जाएगा, डिसअपीयरेंस कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ए आ जाएगा। क्लियर है फंडा, बात समझ में आई, आगे क्या आंसर। तो बच्चों मैं यहां से रेट कांस्टेंट निकाल लूं, वो कितना आएगा, 10 की पावर -3/2 आएगा रेट कांस्टेंट। ये जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें तो फाइनल इंटीग्रेटेड रेट लॉ में केडी आता है ना, तो केडी रख देंगे डायरेक्टली, है कि नहीं। तो हमारी एटी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, जीरो ऑर्डर है, ए नॉट माइनस के टी की जगह क्या आ जाएगा, के डी इंटू टी आ जाएगा। समझ गया क्या, अभी भी कंफ्यूजन है क्या इस पे लोगों को, पक्का पीछे भाई साहब समझ गए। चलो देखो कितना है, क्या पूछ रहा है, इफ इनिशियली 2 मोलर ऑफ ए इज प्रेजेंट देन व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन। ठीक है, 2 माइनस 10 की पावर -3 इंटू 60 सेकेंड, मतलब 1 मिनट के बाद पूछ रहा है ना, सही पढ़ रहा हूं, कौन सा क्वेश्चन है, 5 मिनट है, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ आफ्टर 5 मिनट्स, ये हो जाएगा क्या, है कि नहीं। अच्छा वो सेकेंड इनवर्स देके रखा है, तो यहाँ 60 से और मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ पे ना, ठीक। कितना आ गया आंसर, सी आ गया, आ रहा है इससे। टेंथ का आंसर क्या देके रखा है, सी। कुछ गड़बड़ रखा क्या मैंने, इफ इनिशियली 2 मोलर ऑफ ए इज प्रेजेंट, अच्छा सी की पूछा है, सी की कंसंट्रेशन क्या आएगी, के डी इंटू टी, यही आएगी क्या, बोलो। 3/2 से मल्टीप्लाई होगा, एक सेकेंड, हाँ एक मिनट गड़बड़ हो रहा है, देखो बच्चों ध्यान से देखना, ये हमारा क्या आ गया, ये डिसअपीयरेंस कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू क्या आया बच्चों, ए आया, तो डिसअपीयरेंस कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू सी क्या आएगा बच्चों, सी कितना आएगा, इसको अपन रिलेट कैसे करें, सी के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई एंड एक के से डिवाइड। अच्छा अपन क्या ले सकते हैं, माइनस डी ए बाई डी टी अपॉन 2 इज इक्वल टू प्लस डी सी बाई डी टी अपॉन 3, तो ये 3/2 वाला फैक्टर आ जाएगा, है कि नहीं, 3/2 और क्या आ जाएगा, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी सी बाई डी टी। तो यही रेशो किस पे आ जाएगा बच्चों, डिसअपीयरेंस कांस्टेंट में भी आ जाएगा, है कि नहीं। तो 3/2 इंटू क्या आ जाएगा बच्चों, 10 की पावर -3 और क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, 5 इंटू 60, चेक करो जरा आंसर आ गया क्या, बोलो, ठीक है, आ रहा ना आंसर इससे, ठीक। नहीं समझ में आया क्या, नहीं आया, देख तू प्लस डीसी बाई डी टी क्या लिखता, प्लस डीसी बाई डी टी लिखता डिसअपीयरेंस कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी, ये लिखता। ये बात समझ में आई कि नहीं, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं वैसे रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को किससे रिलेट कर सकते हैं,
देखो मैं स्टार्टिंग समझाता हूं तुम्हें, ध्यान से देखना, स्टार्टिंग से बताता हूं। चलो ध्यान से देखो, यहां पे कोई रिएक्शन है बच्चों, ए गिव्स बी प्लस सी, ये रिएक्शन है, क्लियर है? तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन को क्या लिखता हूं, बताओ, के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स, है ना, जो कि क्या आता है बच्चों, बताओ, dx बाई dt आता है कि नहीं? ऐसे में माइनस da बाई dt की वैल्यू क्या ले सकता हूं बच्चों, डिसअपियरेंस कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू a अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर x, क्लियर है? ऐसे ही बच्चों मैं क्या ले सकता हूं, प्लस dc बाई dt, अब इस बार क्या आ जाएगा, डिसअपियरेंस कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू c इनटू कंसंट्रेशन ऑफ, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ही आएगी यार, क्योंकि रेट लॉ तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है, क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया है ना, ये प्लस बीबी प्लस सीसी, बात समझ में आई? अब देखो बच्चों क्या रिलेशन होता है, के की वैल्यू क्या होती है, ध्यान से देखना, है ना, के डी ऑफ ए अपॉन ए इज इक्वल टू के डी ऑफ बी अपॉन बी, या के ए बोलेंगे, है ना, अपीयरेंस कांस्टेंट, क्या बोलेंगे, अपीयरेंस कांस्टेंट इज इक्वल टू, अरे यार ये क्या लिख रहा हूं, अपीयरेंस ए क्या, अपीयरेंस कांस्टेंट, के ऑफ क्या बच्चों, सी अपॉन सी, हमको क्या देख रखा, ये रिलेशन समझ में आया ना, ये ध्यान रख लो, क्लियर है, ये ध्यान रख लोगे। चलो अब आपको क्या देके रखा है, आपको क्या देके रखा है, डिसअपियरेंस कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ए देके रखा है, क्या हो जाएगा 10 की पावर -3 अपॉन उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, हमको अपीयरेंस कांस्टेंट किसका निकालना है बच्चों, सपोज सी का, तो इसका क्या देके रखा है 3, तो अपीयरेंस कांस्टेंट आ गया किसका, सी का, क्या आ गया 3/2 इंटू 10 की पावर -3, क्लियर है? अब इस इक्वेशन का यूज कर लो, इसका यूज कर लो, समझ गए क्या? इस क्वेश्चन को भी कर लो आप स्टार, ये थोड़ा अच्छा रिवीजन के लिए अच्छा है। आप किसी को डाउट है क्या इस पे, पीछे डाउट क्या इस पे? जल्दी जल्दी अपन 4-5 क्वेश्चन और कर लें। ये ध्यान रखोगे ना, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकता हूं, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर x, इसी तरीके से रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस भी लिख सकता हूं, क्लियर है? बस उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, डिसअपियरेंस कांस्टेंट आ जाएगा, या फिर क्या आ जाएगा, अपीयरेंस कांस्टेंट आ जाएगा, बस, ठीक है? हो गया अगला, मैंने बोला था ना ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनिशियल रेट क्या देके रखी है, 10 की पावर -2 मोलर पर मिनट, है कि नहीं? ध्यान से देखना, रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, निकालना है। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 0.1 मोलर, तो यहां से क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट आ जाएगा, बोलो। इनिशियल रेट देके रखी, इनिशियल कंसंट्रेशन देके रखा, रेट कांस्टेंट निकाल लिया, किस में आ जाएगा, मिनट इनवर्स में आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये, जीरो ऑर्डर है, अरे यार जीरो ऑर्डर है कि नहीं? ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, समझ में आया? कौन सी रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 की पावर -2 मोलर पर मिनट। अब कौन सा रिलेशन लगा दोगे, किसकी कंसंट्रेशन निकालना है मेरे को, बी की, है कि नहीं? तो बी की कंसंट्रेशन कितनी आएगी, 2x आएगी, a गिव्स 2b, तो ये a - x और ये क्या बच्चों 2x, और x की वैल्यू क्या आती है, kt आती है कि नहीं?
तो कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या जाएगी 2 kT। क्लियर है, कर लोगे। तो x की वैल्यू k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 10⁻⁻2 मोलर पर मिनट और टाइम कितना है 1 मिनट। आ गया क्या आंसर? बोलो कोई डाउट क्या? तो मैंने ये बोला था ना, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो मैं क्या करने लगा था, फर्स्ट ऑर्डर से करने लगा था, उसने बोल के रखा क्या 0 ऑर्डर है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करेगी नहीं। इनिशियल क्या किसी टाइम टी के कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि 0 ऑर्डर तो एक स्पीड से चलती है। समझ गया क्या? अगला देखो, बेटा देख ये x कंज्यूम होगा तो 2x बनेगा ना, कि इसके 1 मोलर से 2 मोलर बनते हैं, तो x मोलर से 2 मोलर बनेंगे, और x की वैल्यू kT आती है, और x की वैल्यू kT आती है, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 kT। ठीक है, अगला अगला जल्दी। तो काइनेटिक्स की फील आई क्या? हाँ, हो गया क्या? जब इसकी 50% रिएक्शन हुई थी, इसकी 96% हो गई थी, तो K1 दोनों के लिए सेम टाइम, जिस समय इसकी 50% हो गई थी उस समय इसकी 96% हो गई थी, दोनों के लिए टाइम सेम हुआ ना जिस समय। तो A/A/2 बचा होगा, 50% कंप्लीट हो गया, ये 96% हो गई होगी, तो बचा कितना होगा रिएक्टेंट 4% बचा होगा। तो बताओ इनिशियल कंसंट्रेशन B मान ली, इसकी A मान ली, तो A और B की इंडिपेंडेंट क्वांटिटी K1/K2 की वैल्यू में निकाल लूंगा। समझ में आया क्या? पक्का? चलो अगला देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है 12th, तुरंत हिट करना चाहिए क्वेश्चन। क्या बोलते हो गया? पक्का? टी हाफ बच्चों देखो क्या आता है, nth ऑर्डर के लिए कोई भी nth ऑर्डर ले लिया करो हमेशा, n-1 2 की पावर n-1 -1 अपॉन a की पावर n-1। ये पता a तभी ऊपर जाएगा जब n की वैल्यू 0 है, और 2 3 से तो a नीचे ही रहेगा, डेनोमिनेटर में ही रहेगा। देखो यदि मैंने 2 की वैल्यू रखी तो a नीचे रहा, 3 रखोगे तो नीचे रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a किस केस में आ रही है 0 ऑर्डर में, और 0 ऑर्डर में क्या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के साथ वेरी नहीं करती, डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। समझ गया क्या? पक्का? कोई डाउट क्या? बोल देना भाई, है ना बच्चों। देखो यहां से हमें क्या देखने को मिल रहा है, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a की पावर n-1 है कि नहीं। तो बच्चों मैं दो इनिशियल कंसंट्रेशन लेता हूं, जब इनिशियल कंसंट्रेशन A1 लिया तो टी हाफ 1 आया बच्चों, है ना, और इनिशियल कंसंट्रेशन A2 लिया तो टी हाफ 2 आया बच्चों, है कि नहीं। तो अपन क्या बोल सकते हैं, टी हाफ 1 इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A1 की पावर n-1 लिख सकता हूं क्या? अरे बोलो, ये रिलेशन से समझे ना बेटा, रेट कांस्टेंट तो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है कि नहीं। इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी लेते रहो, उसको क्या फर्क पड़ता है। तो मतलब ये फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं बच्चों। टी हाफ
एट कंसंट्रेशन 2 डिफाइन किया T12 ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके 1/A2 की पावर n-1। क्लियर है, बात समझ में आई? तो अगला क्वेश्चन इसी पे डिपेंडेंट है, बस अब कंसंट्रेशन की जगह क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। क्लियर है? और जो फाइनल रिलेशन आता है ना बच्चों, मैं बता दे रहा हूं, एन निकालने का फाइनल रिलेशन जो आता है 1 प्लस ln ऑफ T12, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ऑर्डर निकालने के लिए, T12 डिवाइड बाय ln ऑफ A2 बाय A1। समझ जाओगे? दो इनिशियल कंसंट्रेशन देके रखे हैं, दो T12 देके रखे हैं, और आपसे क्या पूछ लिया जाए, ऑर्डर पूछ लिया जाए। ऑर्डर की वैल्यू क्या होती है, n। समझ गए क्या? अब सिंपल हो गया अगला क्वेश्चन, ये फॉर्मूला ध्यान रहा तो तुम समझ रहे हो ना इसको कैसे करोगे। यहां पे जो प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट हट जाएंगे, एलन वेलन ले लेंगे अपन, है कि नहीं? आगे क्या आंसर पक्का, n इज इक्वल टू 1। बस इनिशियल कंसंट्रेशन की जगह क्या रख दूंगा, प्रेशर रख दो। मैंने बोला ना रेट ऑफ रिएक्शन का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, चाहे आप कंसंट्रेशन रख लो चाहे प्रेशर रख लो, क्वेश्चन कैसी डिमांड कर रहा है उस पर है कि नहीं। तो 1 प्लस T12 है बच्चों 235 डिवाइड बाय 940 डिवाइड बाय ln ऑफ 250 अपॉन 500। आगे क्या आंसर, आ जाएगा क्या इससे आंसर, क्या आ रहा आंसर, डी आ रहा 3। सिंपल हो गया ना क्वेश्चन। फोर्टीन और ट्राई करते हैं फिर क्लास खत्म करते हैं ना। हो जाएगा 14 तो। R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स। ऑर्डर ही नहीं पता यार, कैसे करेंगे यार, नहीं हो पाएगा। रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के, है कि नहीं। कौन सी ऑर्डर आ रही है बच्चों, सेकंड ऑर्डर आ रही है क्या, हाँ वेरी गुड। के कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है। हाँ आर कितना देके रखा है, 2 इंटू 10 की पावर -3 मोलर पर मिनट। रेट कांस्टेंट है 3 इंटू 10 की पावर -3 मोलर इनवर्स सेकंड इनवर्स, सॉरी मिनट इनवर्स। और कंसंट्रेशन ऑफ ए निकालना, हो जाएगा क्या, बोलो। अब रूट की वैल्यू लेते रहना, कोई गलती तो नहीं करी, देख लेना, कैलकुलेशन में भरोसा मत रखना मेरी, ठीक है। तो ये रहा अपना सेशन आज का। काइनेटिक्स के नोट्स जाके प्रॉपर रिवाइज कर लेना, अपन देखते हैं कल भी काइनेटिक्स पढ़ेंगे ना, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस आ रहा है काइनेटिक्स में, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं अपने, है ना, इससे हल्का ही आएगा। अभी बीच में तो अपन ने स्टार्टिंग में हल्के किए, थोड़ा बेस अपना अच्छा करें, है कि नहीं। उसके बाद और थोड़ा लेवल इंक्रीज करते आएंगे, डीपीपी में लेवल और बढ़ा दूंगा, तभी तो मजा आएगा। अच्छे क्वेश्चन करने में मजा आता है कि नहीं। चला जाए फिर, चलो बाय बाय।